जय हिंद चैम्पियंस। तो आज हम लोग एक और टॉपिक लेके आए हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया था। हम लोग की ज्वाइनिंग आ गई थी तो एकेडमी में थोड़ा सा मतलब पूरे दिन क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पा रहा था। आज छुट्टी है। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो फिर मैंने सोचा इस पे बहुत सारी क्वेरी आ रही थी एसी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कैसे प्रिपरेशन करें। बहुत सारे टॉपिक मतलब बहुत सारे डाउट्स थे तो उसको लेके मैं आया था। तो बाकी आप लोग बहुत सारे जो नए व्यूअर हैं वो लोग ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं अपने बहुत सारे कंटेंट शेयर करते रहता हूँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर आप कैसे लिखते थे आंसर राइटिंग, तो मैंने पुराने पेपर शेयर किए हुए हैं, चैनल में जाकर देख सकते हैं। जैसा मैं टेस्ट में लिखता था वैसे ही मैं फाइनल एग्ज़ाम में भी लिखता हूँ, है ना। रही बात अभी वो क्या था आपके कुछ कुछ और मटेरियल जो मेरे पास मिल रहे हैं वो सब शेयर कर ही रहा हूँ मैं। और सारे पेपर का कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले रिव्यू कर लें। मैंने जैसे अभी एसी का रिव्यू कर रहे हैं वैसे मैंने कुछ कुछ पेपर का रिव्यू कर रखा है। आई थिंक मैंने हिस्ट्री का कर रखा है, इकोनॉमिक्स का कर रखा है, पेपर 7 का कर रखा है। तो आप वो मेरे ये जो टेलीग्राम है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आप ये भी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आपकी डिमांड रहेगी आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर पाऊँ। एसी में रिलेटिवली मेरा परफॉर्मेंस सीजीपीएससी में ठीक था, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़े इनपुट तो दे ही सकता हूँ। तो सीजीपीएससी 22 जब मैं ऐसे वो अधीनस्थ लेखा सेवा बना था, लेखा सेवा अधिकारी बना था सासू, तो मेरे 136 मार्क्स आए थे। मैंने इस टाइम ना एसी को अपने यूपीएससी पैटर्न में लिखा था। मैंने 2 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है बट वो सीजीपीएससी में वर्क नहीं किया, ये मेरा मानना है। मतलब बिकॉज 136 उतना मतलब 2022 के हिसाब से उतना विशेष नहीं था। मतलब ठीक था, एबो एवरेज था, बट ऐसा नहीं था कि मैं टॉप साइड में था। बट 2023 में सी जी पी एस सी 2023 में मेरे 131 बने थे, जो कि अमंग मे बी शायद टॉप 10 टाइप का कुछ है ना। लोगों की एक कुछ लोग के 136 भी आए हैं बट दिस इज़ गुड स्कोर 136, है ना। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी वो भी मैं इसमें शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्या क्या एजेंडा है जिस पर डिस्कस करेंगे, तो पहला तो ये है कि इम्पॉर्टेंट क्यों है एसी का, है ना। सी जी पी एस सी दे रहे हैं उसमें 7 पेपर होते हैं, तो एसी कहाँ पे, एसी का वेटेज क्यों इतना ज़्यादा है और क्यों हमें इतना फोकस करना चाहिए एसी पे। दूसरा है जो आप लोग बहुत डिमांड करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है। इसमें सारे क्वेश्चन हैं। देखिए एक्चुअली ये ना सारा इंग्लिश में है क्योंकि 2-3 कारण है। एक तो पहला है मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ पेपर मेंस, पहला कारण तो हो गया। सेकंड कारण ये था कि जब टाइप करो ना, जब से कंटेंट बनाओ तो उसको इंग्लिश में टाइप करना आसान होता है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती मतलब। तो बहुत बार मैंने कोशिश करी, मैंने प्रीवियस पेपर को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करा है बट उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इस चक्कर में मैं बहुत बार और नए मटेरियल नहीं ला पा रहा था क्योंकि ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ना आप स्कैन कर सकते हो, जैसे गूगल स्कैन से, तो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी समझाने का तरीका तो मैं हिंदी में ही अपना रहा हूँ, तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तीसरा है क्या सोर्सेज यूज़ करें एसे प्रिपरेशन के लिए। चौथा हाउ टू प्रिपेयर एसे, कैसे आप लिखने की तैयारी मतलब कैसे लिख सकते हैं एसे, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एसे इन सी जी पी एस सी मेन्स, ठीक है। तो 7 पेपर होते हैं, हर पेपर 200 नंबर का होता है। वैसे ही एसे का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या होता है, 4 एसे लिखने होते हैं। 2 एसे लिखने होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, और इंटरनेशनल, और 2 एसे लिखने होते हैं राज्य स्तर के, है ना। तो छत्तीसगढ़ के कुछ इश्यूज़ हैं या फिर मे बी ट्राइबल कल्चर है, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इस टाइप से हम लोग को 4 एसे लिखने होते हैं। तो हर एसे का 50 मार्क्स होता है, तो 4 एसे हुए तो 200 मार्क्स का एसे होता है, ठीक है। तो इसका ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका लिमिटेड सिलेबस है। लिमिटेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे किस टाइप का पेपर आया है तो आप समझ जाएंगे कि कुछ टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर उसकी तैयारी हम लोग पहले से कर लें
तो उतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। इसमें जैसे मैंने बताया, आप चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं एसी के पेपर को पेपर 3 से। तो पेपर 3 में आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवियल, एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया लेवल का, फिर सीजी का करेंगे मिडीवियल, एंशिएंट, मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद फिर पबएट करते हैं, उसके बाद आप संविधान करते हैं। तो टोटल इतना सारा कंटेंट है 200 नंबर के लिए, ठीक है। सब पेपर में ऐसी हैं। आपका पेपर 4 में जाएंगे तो साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना। और फिर उसके बाद फिर आप मैथ्स देखो, बायोलॉजी देखो, फिर उधर पर्यावरण। तो इस टाइप से सब पेपर में बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन एसे में देखा जाए तो रिलेटिवली कुछ लिमिटेड टॉपिक है जिससे बार बार पूछा जाता है। अगर उसको हम लोग प्रिपेयर करके रख लें तो कम इनपुट देके कम टाइम में हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरा है स्कोरिंग। अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से लिख पा रहे हो तो बहुत स्कोरिंग है। मैं आपको बिना नाम लिए बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल 22 में एक टॉपर है, डीसी बनी है, उसमें उनके 160 मार्क्स आए हैं एसे में, है ना, समझ गए होंगे आप। तो अगर आप मान के चलिए अगर उनको ये 160 मार्क्स नहीं आता तो क्या वो डीसी बन पाती? नहीं बन पाती, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एसे ने ही किसी एक को डीसी बना सकते हैं और दूसरे को नायब तहसीलदार, करेक्ट। तो ये फ़र्क पड़ता है। एक और हमारे मित्र हैं जिनका मैंने थोड़ा इनपुट लेके अपना 2023 में मार्क्स ठीक करा, तो उनका भी 156 मार्क्स आया था, ठीक है। अब ये मान के चलिए अगर इनका ऐसे में 156 मार्क्स नहीं आता तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, है ना। तो मैं एक्चुअली नेगेटिव टर्म में नहीं बोलना चाह रहा, मैं पॉजिटिव टर्म में बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी एक विधा पे अपनी स्ट्रेंथ पकड़ लेते हो, मतलब ऐसे लिखने में आपकी महारत हासिल है, तो कुछ वीक एरियाज़ हैं, मान लो किसी का लैंग्वेज वीक है, किसी का पेपर 7 वीक है, तो ये कवर करके आपको पार लगा सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्कोरिंग है, ठीक है। अब ये मैं एक्सेप्शनल 160 156 तो नहीं बोलता, मगर एवरेज मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है किस साल कैसी चेकिंग हो रही है। 2022 में अलग चेकिंग हुई थी, 23 में अभी अलग चेकिंग हुई है। तो कोशिश ये करना है कि आप भीड़ से थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर ला पाएँ। स्कोरिंग है। और चौथा है कि ऐसे राइटिंग एक कला है ना। तो कला है तो आप अगर इसमें मेहनत करते हैं तो कल के दिन जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो ये जो क्रिएटिविटी है वो आपको कहीं ना कहीं पत्र लेखन, पत्र व्यवहार, या फिर जब आप कम्युनिकेट करेंगी सीनियर से जूनियर से तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मदद करती है ना। तो इसलिए ऐसे राइटिंग आनी चाहिए आपको। ऐसे में आप क्या करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को एक अच्छे तरीके से लिखते हैं ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसको गहराई से समझ पाए, सरल शब्दों में समझ पाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसे का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं मतलब सारांश क्या है कि आपको ये पार लगा सकता है अगर किसी एक आध पेपर में फंसते हैं, लेकिन अगर ऐसे में आप मिनिमम इनपुट से आप अच्छे नंबर लाते हैं तो ये आपको पोस्ट इम्प्रूवमेंट में मदद कर सकता है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बताया कि टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें दो भाग होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, जो मैंने इसमें कवर किया है नेशनल और इंटरनेशनल को। और दूसरा पार्ट होता है राज्य स्तर। तो पहले हम लोग देखते हैं ये जो 100 मार्क्स के आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल पे, उसमें किस टाइप के टॉपिक आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस थोड़े लिमिटेड हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन पहले से कर रखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, है ना। तो जैसे इलेक्शन इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। ये सब ने एक्सपेक्ट किया ही होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, 23 में आ ही गया। उसके अलावा इलेक्शन के बारे में उस टाइम देखिए आपको ना दो चीज़ याद रखनी होगी। इसे में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो स्टैटिक टॉपिक से और एक करंट अफेयर से, ठीक है। तो करंट अफेयर मतलब क्या, जो 5-6 महीने में बहुत बूमिंग टॉपिक होगा, जो बहुत ज़्यादा बज़वर्ड होगा, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, वो आपका करंट अफेयर बन जाता है। अभी मैं जब डिस्कस करूँगा टॉपिक तो आपको बताऊँगा कि वो क्यों आया था, है ना। जैसे देखिए ये आपका रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उस टाइम बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, है ना। आप किसी ने बोला कि वोटिंग ईवीएम में क्या बोलते हैं, ईवीएम में इलेक्शन कराने से ईवीएम को क्रैक किया जा सकता है, ईवीएम में आपका क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है ना। ये भी वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा बज़वर्ड था, पिछले साल आ रहा था, वो पेपर में आ गया। तो इस टाइप के जो टॉपिक हैं उसको मैं करंट अफेयर की कैटेगरी में रखता हूँ। ये आता है कोरोजन ऑफ मोरालिटी इन इंडियन पॉलिटी। तो ये एक आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है ना।
उसके बाद आते हैं, देखिए डेमोक्रेसी, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज अ फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेसी। ये स्टैटिक टॉपिक है, इसके आपको कंटेंट बना के रखने हैं। कहाँ से बना के रखने हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए राइट टू प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये भी आपका स्टैटिक टॉपिक है। डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी स्टैटिक है। अब आते हैं इंटरनेशनल में, तो ये सारे के सारे करंट अफेयर वाले हैं। आपका G20 2022 में इंडिया में हुआ था, तो फिर आपका उस साल के पेपर में आए हैं। सॉरी, CGPSC 2023 का है ना ये, 23 में जो हुआ था, तो CGPSC 22 का पेपर है। तो G20 उस टाइम पूरा बज़वर्ड था, हर दिन वही आ रहा था कि इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। रशिया यूक्रेन करंट अफेयर का है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ये थोड़ा आपका स्टैटिक पार्ट था। लेकिन ऐसे पेपर आप देखोगे तो कहाँ आते थे, पुराने टाइम में, जैसे देखिए 2012 में आया था, थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के। बट अभी आप देखेंगे ना तो बहुत टू द पॉइंट आते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं करते। टेक्नोलॉजी में देखिए, है ना, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके रखना है। जैसे कि 5G था, ठीक है, उस टाइम 5G आया था, जस्ट आपने देखा होगा, सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया था, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका डीप फेक वीडियोज़ आजकल करेंट इसमें हैं। उसके बाद कौन सा आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट है। तो इस टाइप के जो करंट अफेयर में जो वर्ड रहते हैं ना, उस पर आपके पास कुछ मटेरियल रेडी रहनी चाहिए। वो आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं, उसको आपको एक जगह कलेक्ट करके रखना है। क्रिप्टो करेंसी उस टाइम बहुत ज़्यादा बज़ था, है ना, बहुत सारे लोग अपने पैसे कमा रहे थे। ऑनलाइन फ्रॉड एंड प्रॉब्लम, ये तो अभी भी चल रहा है, तो ये हमेशा एक स्टैटिक टॉपिक रहेगा, ऑनलाइन फ्रॉड वाला, ठीक है, तो इसके कंटेंट बना के रखिए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन, तो इसको आपको, जैसे इस टाइप के टॉपिक आते हैं तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रेडी करके रखना है। डिक्रीजिंग सोशलिटी इन इंटरनेट, अगेन ये दोनों टॉपिक रिलेवेंट है अगर आप देखोगे तो, है ना। अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्पेस मिशन, तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के संदर्भ में, क्योंकि चंद्रयान मिशन का चल रहा है, गगनयान चल रहा है फिर से, है ना। तो इंडिया का वो भारतीय स्पेस क्या था, भारत अंतरिक्ष संस्थान, ऐसा कुछ लॉन्च कर रहे हैं अपन, मतलब हमारा भारत का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें कौन से डायमेंशन लेंगे वो सोचने वाली बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि ये पूछ दे कि रूरल डेवलपमेंट में स्पेस मिशन का क्या योगदान है, ठीक है, तो आप एक कंटेंट बना के रखेंगे और ऐसे में जो पूछा गया है उसके हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं बाद में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक मीडिया, तो आप देखो ये दोनों लगभग मिलते हुए हैं। डिक्रीजिंग सोशलिटी इन इंटरनेट एज इन पब्लिक मीडिया। फ्यूचर ऑफ ई गवर्नेंस, अगेन ये टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है। इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, ये आपको स्टैटिक टॉपिक में प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिसेंट टाइम में क्या है, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, ये पावर है, इन सब का बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में आते रहता है, इसलिए ये करंट भी मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये कोविड-19 2020 पूछा था, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। अब आते हैं एजुकेशन, तो ये ना आपका थोड़ा स्टैटिक टॉपिक मान लीजिए, है ना। कौन सा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 2020 है, ये आपका 2023 में आया था, तो इसको आप प्रिपेयर करके रखिए, हर साल आ सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट हो ही रहा है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट कर ले रहा है, कभी सिलेबस ला रहा है, तो क्या प्रोविज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो प्रिपेयर करके रखिए। 2023 में आया था, तो उसको मैं थोड़ा स्टैटिक पार्ट में लूँगा, करंट तो नहीं, क्योंकि 2019-20 में आ गया था एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन इन स्किल एक्विजिशन, तो ये स्टैटिक टॉपिक में कि स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कल्चरल प्लुरलिज्म इन इंडिया एंड इशू ऑफ कॉमन करिकुलम, मतलब अगेन एजुकेशन से रिलेटेड है। सोसाइटी एंड कल्चर, वो जो ऊपर टॉपिक बोला था वो सोसाइटी में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो हमारी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर किसका महत्व है। तो एक तो योगा वाला आया था, ठीक है, योगा अगेन स्टैटिक में काउंट करूँगा मैं, तो इसका रेडी करके रखिए। फॉरेन कल्चर अकर्स इन इंडियन कल्चर, तो थोड़ा सा डिपेंडेंट है कि इंडियन कल्चर में कैसे बदलाव आ रहे हैं। इसको आप सोसाइटी से भी ले सकते हो कि सोसाइटी जो है वो ग्लोबलाइजेशन से कैसे इम्पैक्ट हो रही है ना। फॉरेन कल्चर से क्या हो रहा है, हमारे डाइट इश्यूज चेंज हो रहे हैं, है ना। आपके हम लोग जो इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो टॉपिक में क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप ये देख लीजिए कि स्टैटिक और
डायनेमिक में किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है इंडियन कल्चर इन इशू ऑफ इनटॉलरेंस, है ना, समाज में जो इनटॉलरेंस बढ़ रहा है ना, उसके बारे में था। क्राइम ऑफ सेलिब्रिटी इन इंडियन लॉ, प्रॉब्ली ये उस टाइप का होगा कि जो सेलिब्रिटी बहुत सारे हो जाते हैं ना, रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहते थे, बट उनके ऊपर ये है, जो इंडियन लॉ है कई बार लिबरल टाइप की दिखती है ना, तो मतलब होता है ना कि कई बार क्या होता है, जल्दी छूट जाते हैं, लगता है कि उनके ऊपर तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उस टाइम वो बज़वर्ड रहा होगा 2014 में। फिर ये ट्रांजिशन ऑफ वैल्यू, तो ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सेक्सुअल असॉल्ट, थोड़े बहुत ये सारे आप देखोगे तो टॉप लाइन बहुत सारे कंटेंट मिलते जुलते मिलेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है, कैसे इंटरनेट का प्रभाव पड़ रहा है, कैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ रहा है। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, ठीक है, तो इसमें योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग आया था, स्टैटिक टॉपिक मान लीजिए। डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्टैटिक टॉपिक है, हमेशा ये प्रॉब्लम, दो क्वेश्चन तो बहुत स्टैटिक रहेंगे कि इंडिया में ये बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, है ना, ये आतंकवाद की समस्या, तो ये सब स्टैटिक टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ये वो था करंट टॉपिक, है ना, करंट अफेयर, उस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो करंट अफेयर्स में उठा लिया। हाउ मच प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन इज रिलेवेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये स्टैटिक पार्ट है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मतलब क्या रोल है उनका, कैसे रिलेवेंट है ना। तो उसके बाद इंडियन फार्मर इन लैंड एक्विजिशन बिल, ये 2013 में आया था लैंड एक्विजिशन बिल, तो करंट अफेयर से है। उसके बाद आते हैं ब्रांड एंड आइकॉन, अब ये तो वही थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक टाइप का। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये बहुत स्टैटिक टॉपिक है, आपको हमेशा रेडी रखना है। लेकिन जब भी मैं स्टैटिक टॉपिक बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके डेटा चेंज नहीं होंगे, आपको जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, जैसे अभी COP29 हुआ हुआ तो उसका डेटा उठा लेना है कि गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है, वो उठा लेना है। बजट में क्या प्रोविज़न है वो सब उठा लेना है। चैलेंजेस जो रहेंगे तो उसमें रिसेंट टाइम में कहीं फ्लड आ रहा है, कभी कहीं सूखा पड़ रहा है, तो आपको करंट इशू से उसको अपडेट कर देना है, बट ये सब टॉपिक स्टैटिक हैं। जैसे देखिए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट, यही तो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि हमें प्रेजेंट के डिमांड को फुलफ़िल करना है बट फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर, अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। और क्या है, हॉरर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अगेन, है ना, तो प्राकृतिक आपदा, क्लाइमेट चेंज, है ना, ये सब चीज़ें के कंटेंट मोर और लेस सेम रहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटी पे प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी पे प्रॉब्लम, फिर उसके सॉल्यूशन आपको बताने हैं, फिर वे फॉरवर्ड टाइप का, है ना, तो डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स से आया था लास्ट ईयर, तो IPL ये आपका 2022 का है, यस 2022 का ही है। तो ये हो गया इंडिया लेवल का। तो आपने एक चीज़ देखा होगा ओवरऑल कि करंट अफेयर में कोई टॉपिक बज में है, बार बार आ रहा है न्यूज़ में, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर वन नेशन वन इलेक्शन आया था, इस साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पिछले साल भी था बट इस साल भी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी यार, हाँ UCC, नॉट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोल दिया मैंने, UCC है ना, यूनिवर्सल ये सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप प्रिपेयर करके रखिए। दूसरा एक मैंने जैसे यूनिवर्सल बोला, तो एक यूनिवर्सल मिनिमम इनकम की बात चल रही है, वो आ सकता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है आपका न्यू पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है, वो देख सकते हैं। और ये इंडिया में जो सॉरी US और इंडिया के जो रिलेशन है उसके ऊपर, तो वो डिस्कस करेंगे अभी 3-4 महीने में, क्या क्या टॉपिक बार बार उसमें आ रहे हैं, और आपको उसके ऊपर प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। कुंभ है, कुंभ के ऊपर आ सकता है कि तो प्रिपेयर कर सकते हैं। कुंभ क्या है, 1.5 महीने तक चल लगभग आपका, हाँ 1.5 महीने तक चला, तो उस पर बहुत सारे कुछ कुछ हुए इवेंट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, तो आपको उसके ऊपर प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अब आते हैं स्टेट लेवल पे, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के टॉपिक आते हैं, एक तो आता है गवर्नमेंट की स्कीम और बजट से, ठीक है। तो पिछले साल ही आया था बजट आया था आपका, छत्तीसगढ़ बजट 2022, 2021 के पेपर में आया था। तो बजट अभी कुछ टाइम में आ जाएगा, मार्च में शायद आ जाएगा, तो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। हम लोगों ने 2023 में भी प्रिपेयर करके रखा था, वो ज्ञान मॉडल और ये सब चीज़ें, तो वो वेस्ट नहीं जाती।
वो 2 in 1 टाइप का है। जैसे अगर एसी में आ गया तब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इकोनॉमिक्स में तो आता ही है, जो पेपर 5 है उसमें। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो करंट में गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है उसके ऊपर आ सकता है ना। हम लोग लास्ट ईयर प्रिपेयर करके गए थे महतारी वंदन पे, बट आया नहीं। तो ये है आपका राम वनगमन पथ, उस टाइम इम्पोर्टेंट था। ओलंपिक आया है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक उस टाइम आया था। राजीव गांधी किसान गोधन न्याय, तो इम्पोर्टेंट जो स्कीम रहेंगे, जो बहुत फ्लैगशिप स्कीम है, उसको आपको प्रिपेयर करके रखना है। ये जो टॉपिक है डेवलप्ड इंडिया डेवलप्ड छत्तीसगढ़, ये इसलिए आया था क्योंकि हमें वो था डेवलप्ड इंडिया 2047 ना, 2047 तक, 2047 तक हमें इंडिया को डेवलप बनाना है, तो उस थीम पे था। तो लोगों ने प्रिपेयर करके रखा था, बन जाता ये। सोशल इशू, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सोशल इशू हैं, तो ये टोनी प्रताड़ना, कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर ये इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो ये एक्चुअली पेपर 7 के पार्ट में है ही ऑलरेडी, तो लोगों ने अलग से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो भी ये बन जाता। रोल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये स्टैटिक पार्ट है ना, हमेशा आएगा कि वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए क्या मतलब वुमेन अगर एम्पावरमेंट होगी तो छत्तीसगढ़ में कैसे ग्रोथ होगा। प्रोस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ सोसाइटी सफरिंग फ्रॉम सुपरस्टिशन एंड ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। तो ये अगेन छत्तीसगढ़ में कैसे आपका सुपरस्टिशन है, ऑर्थोडॉक्सी है, उस पर है। कहीं ना कहीं पहला और तीसरा रिलेटेड है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना, कोई गरीब है, अमीर गरीब वाला जो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन ट्राइबल एरिया, अभी ज़्यादा तो नहीं आता बट अगेन कुछ ना कुछ आप न्यूज़ सुनते होंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। कोंडागांव साइड में बहुत न्यूज़ आते हैं, तो न्यूज़ में जो आते रहते हैं ना, उस पर आप ध्यान रखिएगा। और रिलीजियस सेक्ट, ये ठीक है, थोड़ा सा अलग था। ट्राइबल डेवलपमेंट, तो ट्राइबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट बना के रखिए आप। जैसे कि एक तो आ गया स्टेजेस, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट 2021 में आया था, तो वहाँ पे क्या क्या चल रहा है ना। तो अगर आपने ट्राइबल रिलेटेड टॉपिक बना दिया रहता ना, तो ये बन जाता। जैसे वहाँ पे एक वो भी बनाया था ना, क्या था, कॉलेज क्या था यार उसको, जो स्किल डेवलपमेंट वाला कॉलेज है ना, तो वहाँ पे ही है आपका। वहाँ नक्सलवाद के अगेंस्ट बहुत सारा वो चल रहा है। अभी उसी एरिया में नियाद नेला नाच चल रहा है, तो बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, है ना। रामकृष्ण मिशन, ये नारायणपुर वाला है ना, तो प्रिपेयर करके रखिए कंटेंट। हम लोग को निमोरा में घुमाने ले जाते हैं, तो अगर कोई घूम के आ जाएगा तो कंटेंट बन ही जाएगा। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगेन पहला और तीसरा रिलेवेंट है। प्रेजेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ट्राइबल, अगेन पहला तीसरा चौथा रिलेवेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ गन वर्सेस प्लाउ, मतलब हल या गन, है ना, बंदूक लेंगे या फिर हल लेंगे, तो उसके ऊपर है। तो कहना ये चाहता है कि नक्सलिज्म को कैसे हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं। इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड नक्सलिज्म, तो पहला तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सारे एक ही टाइप के टॉपिक हैं। कंटेंट आपका अगर प्रिपेयर है नक्सलिज्म पे, ट्राइबल डेवलपमेंट में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं ट्राइबल फोक आर्ट पे, है ना। तो छत्तीसगढ़ के जो आर्ट एंड, देखो दो टाइप के आर्ट हैं, एक तो ट्राइबल आर्ट है, दूसरा एक लोक कला है। छत्तीसगढ़ के जो मैदानी हिस्सों में जो ज़्यादा प्रचलित हैं, तो उसके ऊपर आया है 2023 में। कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल डांस, है ना, अगेन वही चीज़ है। ये ट्राइबल डांस हो गया, वो लोक कला था। अबूझमाड़ अनसॉल्व्ड पजल, प्रोस्पेक्ट ऑफ फोक आर्ट, है ना, तो देख रहे हैं सेम है। वेरियस फिलोसफिकल आइडियोलॉजी इन कल्चरल लिगेसी ऑफ छत्तीसगढ़, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति से बिलोंग करता है ये। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कल्चर, तो पहला और आपका पांचवा सेम है। प्रॉब्लम ऑफ इंडेंजर्ड फोक कल्चर, तो पहला और छठवा का सेम है। इन्वायरमेंट एंड ट्राइबल लाइफ, है ना। तो अब आते हैं, एक्चुअली वो उसको इन्वायरमेंट यहाँ भी ला सकते थे। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे, तो यहाँ पे बार बार आप देख रहे होगे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपका जो मानव और जो हाथी जो है बस्तियों में घुस आ रहे हैं, तो फिर बहुत सारा जान माल की हानि हो रही है, तो उसके कारण और रिमेडी देखना है, क्या इशू आ रहा है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपका अगेन बता सकते हो कि कैसे पहाड़ी एरिया है, मैदानी एरिया है ना। डाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ एंड चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस, तो कैसे चैलेंजेस जाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली जो आपके एक्सटीरियर एरिया हैं आपके बस्तर और सरगुजा में, वहाँ पे कैसे गवर्नेंस के इशू आ रहे हैं उसके ऊपर है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस, इवन जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में ट्राइबल जैसे कल्चर है, तो उनको इंटरफेयर करेंगे तो टू मच इंटरफेरेंस वाली बात आती है।
तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन चैलेंजेस ऑफ देयर कंसाइंस। तो अगेन सेम चीज़ की नेचुरल रिसोर्सेज, आपने ये जो हसदेव अरण्य वाला जो इशू था, अगर आपने वो प्रिपेयर किया रहता और ये आता तो आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये आपका एग्रीकल्चर से जो डेटा आपने बना के रखा है वो बन जाता है। छत्तीसगढ़ को बोलते हैं ना धान का कटोरा, तो अगर वो वाला टॉपिक बनाए रखेंगे तो बन जाएगा। बट इसमें बोला है बायो एग्रीकल्चर, है ना। तो काइंड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे रहता है ना, ज़्यादा हम लोग केमिकल और सबका बिना यूज़ कैसे करें, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें फिर आपको वो सब जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है वो आपको डालना था। 2014 में आया था ये। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्कीम लॉन्च करी है कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। उसके बाद आते हैं एजुकेशन। तो अगर आपने इंडिया लेवल का प्रिपेयर किया तो ये भी ठीक ठाक हो जाएगा, बस ये है कि स्टेट लेवल का कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड इन सीजी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो स्कीम चल रही थी कि शिक्षा का पढ़ई तुहर द्वार, वो सबको ज़्यादा फोकस करना था कि चैलेंजेस तो हैं कि क्योंकि मिड डे मील ये सब बंद हो गए थे, बट गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि उनके घर में ये सुविधाएँ प्रोवाइड की जाएँ। लाइवलीहुड कॉलेज, मैं एक्चुअली इसकी बात कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था, लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में, है ना। तो ऐसे ही है, लाइवलीहुड कॉलेज 2018 में आया था। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। चैलेंजेस ऑफ ट्राइबल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ इन मेन प्लान। तो आप बता सकते हो कि कैसे ट्राइबल पॉपुलेशन में एजुकेशन के इश्यूज़ हैं। सबसे कम एजुकेशन ट्राइबल कम्युनिटी में ही है ना। आप जैसे देखोगे तो 59% शायद पुरुषों में था, महिलाओं में कुछ 48 या 49 के आसपास था। तो ओवरऑल उनमें सबसे कम एजुकेशन था। नहीं, ओवरऑल शायद 59 था, बट एनीवेज सबसे कम एजुकेशन ट्राइबल कम्युनिटी में ही है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज़्म। तो टूरिज़्म पे आया था क्वेश्चन, है ना, मैंने इसको ही अटेम्प्ट करा था। तो टूरिज़्म पे आप रेडी करके रखिएगा, छत्तीसगढ़ में किस टाइप के टूरिज़्म है। तो इस यहाँ बहुत सारे टूरिज़्म हैं के अवेन्यू है। पहला आपका रिलीजियस, है ना, जो शक्तिपीठ है, राम वनगमन पथ है। उसके बाद आपका कल्चरल, अच्छे अच्छे हमारे रिजॉर्ट हैं, वाटरफॉल हैं। उसके बाद आपका ये एथनोग्राफिकल भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोलें, सोशल, जो कल्चरल बोल दीजिए उसको ही, जो ट्राइबल कल्चर है उस। उसके बाद आपका और क्या हो गया। तो यही है कि जो जो इम्पोर्टेंट अवेन्यूज़ हैं उसके बारे में आपको रेडी करके रखिए। ये और भी आया क्या यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट ऑफ ये टूरिज़्म इन पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो छत्तीसगढ़ में आप टूरिज़्म के क्या क्या स्कोप हैं, है ना। तो मैंने उसमें वही लिखा था कि टूरिज़्म के स्कोप तो हैं, बट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के और स्कोप हैं, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक लोग क्यों टूरिज़्म में जाएंगे। जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि हम लोग ये महासमुंद सिरपुर के पास एक धसकुंड करके वाटरफॉल है, ठीक है, वहाँ पे जाना बड़ा दुर्लभ है। अब वहाँ का लोकल गवर्नमेंट जो भी है या फिर कलेक्टर है, अगर उस पर फोकस करके उसको एक अच्छा रोड बना दें तो कितना अच्छा वाटरफॉल है। मैं जब वहाँ पे था, मसूरी में गया था, तो उस साइड ऐसे वाटरफॉल मिले। मैं ये महाराष्ट्र में नासिक साइड में ऐसे वाटरफॉल थे, तो बहुत अच्छा वाटरफॉल है वहाँ। बस ये है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित हो नहीं पाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे जाना थोड़ा दुर्लभ है ना। तो आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल बहुत है, बट प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन इन छत्तीसगढ़, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप इसमें फिर बहुत सारे डायमेंशन जोड़ सकते थे कि गवर्नेंस में काफ़ी स्कोप है, आपका एग्रीकल्चर एरिया में बहुत सारे स्कोप हैं। हम जो जो डिप्राइव्ड हैं, ट्राइबल हैं, उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रियल कल्चर इन छत्तीसगढ़, तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं तो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। ब्लेसिंग और कर्स, मतलब या तो वरदान है या फिर अभिशाप है, तो आपको लिखना पड़ेगा, दोनों भी है। अभिशाप क्या क्या है आप लिख सकते हैं, है ना। वो कोयला खदान है तो ये सब क्या बोलते हैं, जो वनों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है वो। उसके बाद आप दूसरा जोड़ सकते हैं कि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो रहा है, नदियों का जो स्तर काफ़ी घट गया है, केलो नदी के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव बोल सकते हैं, बट ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट है इट इज़ अमंग टॉप 3 हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग कोयले में शायद सेकंड हैं, आयरन में सेकंड हैं, चूना पत्थर में फोर्थ हैं, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये रहा टॉपिक जो आए हुए थे, है ना। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग स्टैटिक टॉपिक का कंटेंट बना के रखें और करंट अफेयर का जैसे जैसे न्यूज़पेपर आ रहा है उसके हिसाब से रेडी रखेंगे। तो आपने समझ लिया होगा कि छत्तीसगढ़ वाले टॉपिक में ज़्यादा डोमिनेंस था स्टैटिक टॉपिक का। करंट अफेयर का बस ये था कि स्कीम कुछ आया है तो उसको देखना है, बट मोस्टली आपके स्टैटिक की ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ट्राइबल कल्चर फोक आर्ट को कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सोशल इशू जैसे टोनी प्रताड़ना, हो सकता है भविष्य में उस पर आ जाए आपका एल्कोहल पे, है ना। उसके अलावा आपका ये टूरिज़्म, तो बहुत सेलेक्टेड टॉपिक थे जिससे बार बार क्वेश्चन आया। ये एनवायरनमेंट वाला क्योंकि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये आप सब लिख सकते हो। अब आते हैं सोर्सेस, ये बार बार लोग पूछते हैं कैसे करें करके। तो यार न्यूज़पेपर में आप ना एडिटोरियल वाला पार्ट देखते हो, इवन न्यूज़ नॉर्मल न्यूज़ भी, बट एडिटोरियल टॉपिक में बहुत बार जो वो है करंट टॉपिक है बार बार आते रहता है। जैसे उस टाइम हसदेव अरण्य का चल रहा था तो बार बार टॉपिक आ रहा था वहाँ पे, है ना। उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पे आ रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद G20 जब हुआ तो बार बार आया था। तो करंट अफेयर के लिए ना एडिटोरियल बहुत बेस्ट टॉपिक है। इवन कुछ स्टैटिक टॉपिक के लिए एडिटोरियल बेस्ट है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट स्टैटिक टॉपिक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, है ना। तो इन सब के लिए वो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए, है ना। तो स्टैटिक टॉपिक के लिए भी एडिटोरियल, तो हर दिन आप पेपर को खोल के अभी जब जब तक एग्ज़ाम है दोनों पेपर को देख लीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो दैनिक भास्कर और नवभारत को देख सकते हैं, और दूसरे भी न्यूज़पेपर हैं उसको भी देख सकते हैं, बट नवभारत में ठीक रहता है शायद। अच्छा, तो नवभारत और दैनिक भास्कर को देखिए, वहाँ पे किस टाइप के एडिटोरियल आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस टॉपिक जो मैंने शेयर किया है उसमें से रिलेवेंट है तो उसको कट करके रखिए और उसमें से जिस्ट को निकाल लीजिए, मतलब उसका सार, है ना। एंड टू एंड तो नहीं लिखना है, सार उसको निकाल सकते हैं। दैनिक भास्कर और नव भारत। अब इंग्लिश मीडियम वाले पूछेंगे तो आप लोग के लिए ये द हिंदू यूज़ कर सकते हो, है ना। सिंपल इंग्लिश पढ़नी है तो आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स रहता है, सॉरी इकोनॉमिक्स टाइम्स बोल दिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, TUI। और ये इसमें भी अच्छा आता है कई बार, मैं रेगुलर फॉलो करता था उस टाइम। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स तो हो गई, इकोनॉमिक्स टाइम्स में कुछ एकदम रिलेवेंट ही रहता है, बट ठीक है। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया को आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की मैगज़ीन आप प्रेफर करिए, है ना। जनमन या फिर संबल एक बार बस आया है, उसमें पुरानी स्कीम का दिया हुआ था, बट जनमन में क्या चल रहा है अभी गवर्नेंस में उसमें दिख जाता है। तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा। तीसरा है एक इंडिया लेवल पे जो योजना और कुरुक्षेत्र की मैगज़ीन जो आती है, तो ये मैगज़ीन अगर आप लेना चाहें तो 20 रुपये बहुत सस्ते मिल जाता है, गवर्नमेंट की मैगज़ीन है इसलिए। इवन नहीं लेना चाहते तो पुराने टॉपिक का आप उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। वो रिसेंट 3-4 महीने वाले को नहीं डालते ताकि बिक्री भी हो, बट जो ओल्ड वन है वो आर्काइव में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अच्छा सोर्स है कुरुक्षेत्र और योजना, मैंने लिंक नीचे शेयर किया है, देख लीजिएगा। और लास्ट आता है करंट अफेयर का मैगज़ीन। जैसे आप जो भी मैगज़ीन पढ़ रहे होंगे, अगर इंडिया लेवल का देखना है तो आप विजन का मैगज़ीन देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया रहता है विजन IAS का। तो मैगज़ीन से कुछ टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में निकाल सकते हैं और उसको एसे के फॉर्मेट में प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। विजन IAS हो गया या फिर वाजीराव का हो गया, वाजीराव एंड रवि का, तो ये कर सकते हो आप करंट अफेयर की मैगज़ीन। बट आई थिंक पेपर बेस्ट है, और ये 2-3 मैगज़ीन जो है, जैसे मैंने पेपर का कहा अभी कल का आया था कि आज भी महिलाओं के लिए काम करना आसान नहीं, तो इसमें से आपको कुछ कंटेंट मिल जाएंगे, वो बना कर रखिए। AI परिदृश्य भारत कहाँ है, तो भारत क्या प्रोग्रेस कर रहा है इसके बारे में। तो ऐसे आप लोग बहुत बार देखते हैं, उसको एक जगह रखा करें, है ना। कट करके रख सकते हो या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना खुद का टेलीग्राम में डाल सकते हो, है ना। तो ये काम का है। उसके बाद योजना और कुरुक्षेत्र, जैसे मैंने बताया, ये देखो ये ट्राइबल लाइफ या ट्राइबल लाइफ एंड कल्चर, तो ये टॉपिक कुरुक्षेत्र में दिया होता। तो अगर आप ऐसी सर्च करोगे ना किसी भी टॉपिक का और डाल देना कुरुक्षेत्र योजना,
तो अगर उस टॉपिक पे योजना और कुरुक्षेत्र में आया है तो आपको मिल जाएगा। भारत में ऊर्जा क्षेत्र है तो इसमें पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपके पास ये मैगजीन्स सारे ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हैं, आपको बस खोजना है और उसमें से रिलेवेंट कंटेंट को उठा के अपने लिए प्रिपेयर करना है। एम्पावरिंग रूरल वुमेन, क्या था, एग्रीप्रेनरशिप, मतलब एग्रीकल्चर में जो एंटरप्रेनरशिप है वो है डेवलप करना है, तो एम्पावरिंग रूरल यूथ। देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिया हुआ है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया। तो ये यूनियन बजट, तो ये योजना और कुरुक्षेत्र बहुत अच्छे मैगजीन है स्पेशली फॉर इसे। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब आते हैं जनमन मैगजीन जो आपका छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए महतारी वंदन योजना और सेवाएं सबले और कुछ रिपोर्ट आया हुआ है, ये इंग्लिश में कुछ है। तो ये जनमन मैगज़ीन है, फ्री में अवेलेबल है, गूगल में सर्च करिए जनमन मैगज़ीन करके, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं, तो ये सारे कंटेंट हैं, आपको बस क्या करना है, स्ट्रक्चरिंग करना है। तो कैसे लिखें, हाउ टू राइट एसे, है ना। तो एसे में जब भी स्टार्ट करें ना तो इंट्रोडक्शन देना होता है। अब इंट्रोडक्शन के 2-3 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप तो होता है कि स्टोरी से शुरू करें, तो मैंने कुछ ऐसे मैंने स्टोरी से शुरू किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शायद टेस्ट में लिखा था महतारी वंदन का, तो महतारी वंदन में मैंने वही शुरू किया कि एक्स गांव में, किसी भी गांव का नाम लिख दीजिए, वहाँ ऐसे में नाम लिखने का पूरा ही नहीं है। तो इस गांव में ये महिला थी और उसके पति की डेथ हो गई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता था, क्या बोलते हैं, दूसरों से पैसे लेने के लिए, ठीक है। और साहूकार से पैसे लेती थी तो बहुत ज़्यादा ब्याज लेता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो अपने बच्चों को भी, तो मैंने कुछ एक्सट्रीम कंडीशन दिखाया। फिर मैंने बताया कि जब उसके पड़ोसी ने उसको बताया कि महतारी वंदन योजना है जिसके तहत आपको हर महीने 1000 रुपये सरकार दे रही है, तो फिर क्या बोलते हैं, तब अब उसके बाद से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, और इस टाइप का कहानी। फिर मैंने नीचे उसको कनेक्ट करते हुए लिखा कि ऐसे ही बहुत मतलब लाखों महिलाओं की ज़िंदगी इस स्कीम ने बदल दी है, क्योंकि महिलाओं अपने आप को इंडिपेंडेंट पाती हैं, और जो डिप्राइव्ड वुमेन है, जो रेगुलर वुमेन है वो तो ठीक है, बट जो डिप्राइव्ड हैं, मतलब विडो हैं या फिर जिनको छोड़ दिया है उनके हस्बैंड ने, तो उनके लिए भी एक अच्छा इकोनॉमिक सोर्स है। तो फिर वही पूरी चीज़ कहानी लिखी कि क्या कैसे वो बेनिफिट कर रहा है उनको हेल्थ वाइज, उनके न्यूट्रिशन को, उनके एजुकेशन को, उनको एम्पावरमेंट, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये होता है स्टोरी से शुरू करना। दूसरा होता है रिपोर्ट से शुरू करना, तो वन नेशन वन इलेक्शन का। तो फिर मैंने वहाँ से बताया कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने, मतलब ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी घोषित करी है, ऐसा वैसा करके। और फिर वो कि कमेटी ने अपने रिपोर्ट जमा करते हुए रिकमेंड किए हैं कि 2029 में हम लोग लागू कर सकते हैं। तो ये थोड़ा रिपोर्ट बेस्ड हो गया, ठीक है। तीसरा, आप कुछ रिसेंट टाइम में कुछ करंट अफेयर हुआ होगा उसके ऊपर लिख सकते हो, है ना। तो ये 3-4-5 टॉपिक होते हैं। कुछ लोग तो फिर वो कविता से लिखते हैं, तो कुछ पोएम वोएम से लिखना है तो स्टार्ट करना है तो वो कर सकते हो। तो 3-4 टाइप से होता है। तो इंट्रोडक्शन हर एसे में अच्छा होना चाहिए ताकि थोड़ा पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आ जाए। उसके बाद आता है मेन बॉडी, है ना। तो मान लो मैं वन नेशन वन इलेक्शन का एग्जांपल लूँ, तो मैं मेन बॉडी में क्या लिखूँगा, तो मेन बॉडी में वही लिखूँगा कि वही वाई वन नेशन, वाई मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। वाई साइमल्टेनियस इलेक्शन ऐसा बोल दो, ठीक है, वाई साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो मैंने ऐसे हेडिंग डाला, उसके बाद वन पहला पॉइंट, फिर मैंने ये जो पॉइंट लिखा ना, तो ये 2-3 लाइन में लिखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट में इकोनॉमिक वो पैसे क्या होते हैं उसको, वी कैन सेव मनी, तो फिर उसका दूसरा पॉइंट, ऐसा नहीं। आपको ऐसे लिख रहे हो ना तो ऐसे टाइप का दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसमें पैरा नहीं लिखना, एक्चुअली सीजी में पैरा लिखने से घाटा हो जाता है। आपको पॉइंट वाइज ही लिखने हैं, बट वो पॉइंट ऐसे नहीं होने चाहिए कि 1 2 3 एक लाइन 2 लाइन, ऐसा नहीं। पहला पॉइंट लिख रहे हो, जैसे मान लो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन से, तो उसमें लिख सकते हो कि डेवलपमेंट वर्क पे बाधा नहीं पड़ेगी, तो आप लिखिए उसमें जो भी 1 2 3 लाइन, फिर दूसरा पॉइंट, है ना, फिर ऐसा। और दूसरा आप ना अवॉइड करिए, मैंने देखा है बहुत सारे लोग को, पता नहीं शायद कोचिंग वाले बोलते हैं क्या, ऐसा वहाँ पे क्लाउड बना दिए, फिर पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे नहीं करते यार, मतलब इससे ना नंबर कट जाता है, ठीक है। आप कुछ कहीं पे रिक्वायरमेंट है डायग्राम का तो वो बना दीजिए, बट ऐसे ए से नहीं लिखा जाता, मतलब
एसी का स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं होता है ना, ये डब्बा बना दिए फिर 1 2 3 4 या फिर, तो इस टाइप का मत बनाइए। एसी आपको प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखना है। यूपीएससी में तो पॉइंट वाइज भी लिखने के लिए नहीं बोलते, वहाँ पे पैराग्राफ में लिखो बोलते हैं, है ना। पॉइंट वाइज लिख दोगे तो एसी नहीं मान के नंबर काट देते हैं। नेवरदलेस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये पॉइंट वाइज लोगों को अच्छा लगता है। चेकर को मैंने 2022 में पैरा में लिखा था तो 136 मिले, और इस साल मैंने बुलेट में लिखे तो अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि सर टफ हुआ ना, 131 मिले, बट टॉप 5 टॉप 10 में तो होगा ही नंबर वो। एनीवेज, तो आप ना पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, और बट हेडिंग देते जाइएगा ना, एक मेन हेडिंग। तो वाई साइमल्टेनियस इलेक्शन है ना, उसके बाद इसके बेनिफिट लिखिए, है ना। तो एक ये दूसरा हेडिंग हो गया, फिर तीसरा चैलेंजेस, ठीक है, और लास्ट में वो वे फॉरवर्ड कि कैसे कर सकते हैं। तो कंक्लूजन को मैं वे फॉरवर्ड टाइप का लिख दिया। यूपीएससी में ऐसे लिखो ना तो ऐसा हेडिंग मत लिखो, बोलते हैं कि मेन बॉडीज टाइप का। ये सीजीपीएससी में क्या है, आप लिखोगे ना कंक्लूजन तो थोड़ा चेकर जो है प्रभावित हो जाता है कि चलो स्ट्रक्चर तो है कि इसने मेन इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद मेन बॉडी लिखी है ना। तो मेन बॉडी तो नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है ये सब वाई, है ना। या फिर आपको जैसे आपने साइंस पे लिख रहे हो तो आप उसमें क्या लिखोगे, हेडिंग बेनिफिट, वो बेनिफिट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद नीचे लिखेंगे चैलेंजेस और इश्यूज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है और फाइनली कंक्लूड करना है। अब देखते हैं, टाइम मिलेगा तो एक आध ऐसे पे और शेयर करूँगा मैं। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पहला तो ये है कि राइटिंग काफ़ी क्लियर रखें ताकि पढ़ने वाला पढ़ पाए। गंदी राइटिंग रहेगी तो फिर एवरेज नंबर दे के छोड़ देगा। कंटेंट होना चाहिए, है ना, मतलब अगर कोई ऐसा ऐसे है जिसमें डेटा की ज़रूरत है तो डेटा पॉइंट रेडी रखिए। हमेशा डेटा ओरिएंटेड ऐसे भी पसंद नहीं करते कि आपने डेटा भर दिया है। थोड़ा ऐसे जो है वो ल्यूसिड, मतलब थोड़ा सिंपल तरीके से होना चाहिए। स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे मैं बताया आपको कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। हेडिंग एंड सब हेडिंग देते रहिए ताकि लगे कि ऐसे में बहुत कुछ पार्ट है। अगर कोई पैरा में लिखना शुरू कर दिया जैसे यूपीएससी में लिखते हैं तो सीजीपीएससी में उतना अप्रिशिएट तो नहीं करते। कोहेरेंस मतलब एक पैरा से दूसरे में जा रहे हैं तो रिलेवेंट लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम जंप कर रहे हो, ऊपर में कुछ अलग हेडिंग था नीचे फिर दूसरे टॉपिक पे आ गए। तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर, मतलब होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए इसे। क्या नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिव बुलेट पॉइंट नहीं होना चाहिए, है ना, जो मैंने बोला कि ये जैसे कि मान लो बेनी ये साइंस और टेक्नोलॉजी के लाभ, ठीक है, लाभ मतलब विज्ञान के लाभ जैसे लिखते हैं। अब उसके बाद मैंने एक लिख दिया कि क्या इकोनॉमिक लाभ हो गया, फिर दूसरा, ऐसे नहीं यार, उसको ना पहले वाले पॉइंट को थोड़ा सा एलोबरेट तो करो, दूसरे पॉइंट लिखो, फिर एलोबरेट करो, तीसरा पॉइंट लिखो। तो इस टाइप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं। इस वाले पॉइंट पे ऐसे टाइप का नहीं दिखता वो, फिर ऐसा लगता है कि आप 2 नंबर या 4 नंबर का आंसर लिख रहे हो। अवॉइड एक्सेस डायग्राम, है ना, ज़्यादा ऐसे में डायग्राम की ज़रूरत ऐसे पड़ती नहीं है, लेकिन अगर मान लो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने इस बार ऐसे में ना ये टूरिज़्म पे था तो मैंने वो डायग्राम बनाया था छत्तीसगढ़ का, तो शायद ठीक नंबर मिला उस कारण। तीसरा है डोंट लीव ब्लैंक पेज, मतलब आप ऐसे है खाली दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना खाली देखेंगे तो सामने वाला पढ़े चाहे ना पढ़े उसको ये लगता है कि ऐसे अधूरा है। तो आप पूरा पेज भरें ऐसे का जो दिया हुआ है, और डेविएट नहीं होना है टॉपिक से, है ना। जो टॉपिक है जो इसे है, मान लो हरेली त्यौहार है तो वैसा नहीं कि उसमें फिर आपने दिवाली भी घुसा दिया, आपको उसी टॉपिक पे स्टिक रहना है, ठीक है। तो ये इसके साथ ये ऐसे का जो भी इनपुट था मेरा वो मैंने आपको शेयर किया। मेरे कुछ ऐसे के पेपर शायद होंगे ग्रुप में, मैंने शेयर किए हैं तो वो आप एक बार देख सकते हो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आप पूछें, कमेंट में पूछें, या फिर आप ना टेलीग्राम में आ जाइए। टेलीग्राम में जो चैट बॉक्स है ना, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई जल्दी करता हूँ, है ना। और देखते हैं फिर, तो अच्छे से तैयारी करिए, है ना। और 3 महीना है। अच्छा, एक चीज़ डिस्कस करना था यार कि बहुत सारे लोग ये कट ऑफ पे मतलब मैं बाउंड्री में हूँ, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ करके। देखो, एक चीज़ मैं सीखा हूँ लाइफ में, वो है कि विश्वासम फलदायकम, है ना। आप भरोसा रखिए, बॉर्डर में है, भरोसा रख के पढ़िए, आप पार लग जाओगे, ठीक है। मान लो नहीं भी लगते तो यार घाटा तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ाई शुरू करी है और आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है तो आपको गिल्ट फीलिंग आएगी कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, है ना।
तो टाइम वेस्ट मत करिए, जितना पढ़ना है वो जितना आप एक दो टॉपिक को पढ़ लीजिए। अभी कुछ लोगों की डिमांड आ रही है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, एक शेड्यूल के लिए भी वीडियो बना दीजिए। तो देखता हूँ मैं, जैसे टाइम वाइम मिलता है तो मैं कैसे होना चाहिए एक आइडियल शेड्यूल वो बता दूंगा। बाकी आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।